Hello everyone and welcome back to my playlist of medicine which we are doing from Davidson textbook of medicine, and today we are going to discuss presenting problems in thyroid disease. Now जब कभी हम मेडिसिन पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमारा इंपॉर्टेंट कंसर्न ये होता है कि किसी भी पैथोलॉजी का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, बिकॉज दिस इज हाउ यू सी द पेशेंट्स इन द क्लिनिक्स में पेशेंट ने आके ये नहीं बोलना कि डॉक्टर साहब मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म है, पेशेंट ने आके अपनी कंप्लेंट्स बतानी है. तो फॉर एग्जांपल द पेशेंट विल कम टू यू एंड से कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये स्वेलिंग हो गई है. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट पेशेंट विल शेयर विद यू, एंड देन यू विल टेक हिस्ट्री एंड डू द फिजिकल एग्जामिनेशन, order some laboratory test, and then make your list of differential diagnosis and then the final diagnosis and do the management accordingly. So that's how the medicine works. तो ये जो प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स हैं ये हर डिजीज के आपको लाजमी पता होने चाहिए. ओके, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशंस इन थायराइड डिजीजेस आर नंबर 1 हाइपर थायरॉयडिज्म, यानी थायराइड ओवर एक्टिव है, ज़्यादा काम कर रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज थायरोटॉक्सिकोसिस. नंबर 2 हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड स्लो काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच इज ग्वाइटर. तो ये 3 प्रेजेंटेशंस हैं, यानी पेशेंट आएगा विद द साइंस एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद हाइपर activity of thyroid. Number 2, signs and symptoms associated with hypoactivity of thyroid, and number 3 would be enlargement of the thyroid. So patient will come to you and say, डॉक्टर साहब मुझे ये गर्दन में ऐसा लग रहा है कि इतना swelling हो गई है, सूज गया है. So that is what we call the goiter. या वो कहेगा कि एक मुझे particular area में swelling या गुठली सी महसूस हो रही है. So that is probably the case of nodule. इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करेगा. अभी हम करेंगे ये कि आज की वीडियो में वी विल फोकस ऑन हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी द प्रेजेंटेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट किस तरह आता है, थायरोटॉक्सिस की क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, और थायरोटॉक्सिस से एसोसिएटेड साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, और आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है इफ़ यू आर मैनेजिंग अ पेशेंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म. ठीक है. So widespread availability of thyroid function test has led to the increasingly frequent identification of patients with abnormal results who either are asymptomatic or have non-specific complaints such as tiredness and weight gain. Point यहाँ पर ये है कि obviously with the increasing awareness amongst general population, अब लोग काफ़ी sensitize हैं अपने health को लेके, और फिर बहुत अच्छे टेस्ट भी मौजूद हैं. यानी आप अगर केमिकल पैथोलॉजी प्रोफाइल की बात करें तो थायराइड फंक्शन टेस्ट, लेवल्स ऑफ T4 कैन बी मेजर्ड, T3 कैन बी मेजर्ड, लेवल्स ऑफ TSH कैन बी मेजर्ड, एंड दिस इज ऑल दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि पेशेंट का थायराइड फंक्शन कैसा है. एंड दिस इज व्हाट इज ऑल्सो नोन एज थायराइड फंक्शन टेस्ट. जिस तरह हम LFT वर्ड यूज करते हैं ना, लिवर फंक्शन टेस्ट, बिल्कुल ऐसे ही ये वर्ड है थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन TFTs. तो थायरोटॉक्सिस, और तो बात यहाँ पे ये हो रही थी इस पैराग्राफ में कि विद द इंक्रीजिंगली इजी एक्सेस टू द लेबोरेटरी टेस्ट, अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो अपेरेंटली नॉर्मल हैं, उनको कोई खास साइंस और सिम्टम है नहीं, सो दे आर एसिम्प्टोमेटिक बेसिकली. इनका भी अगर आप थायराइड प्रोफाइल कराएं तो कुछ ना कुछ डिरेंजमेंट मिल जाती है, या कुछ ऐसी नॉर्मल रूटीन की चीज़ें. सो फॉर एग्जांपल समबडी सेइंग कि यार मैं थका थका रहता हूँ, एंड दे गो टू डू द थायराइड फंक्शन, उनका डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है कि जी आप TFTs करवाएं, और TFTs पे पता लगता है कि ओके तो देयर वाज समथिंग रॉन्ग, TSH बढ़ा हुआ है या कम है या वॉट एवर. सो I mean, we should be thankful to the advances in medical field कि अब ये टेस्ट इतने easily available हैं, right? So let's start our discussion on thyrotoxicosis. तो I was trying to set up the ground ताकि आपको idea हो what we are talking about. We are talking about the presenting problems in thyroid diseases, और thyroid diseases में 3 तरह के presenting problems हैं. Number 1 is hyperthyroidism, number 2 is hypothyroidism, and number 3 is goiter. Okay, so today we are going to do the first one of these, and this is known as thyrotoxicosis या hyperthyroidism. So thyrotoxicosis describes a constellation of clinical features arising from elevated circulating levels of thyroid hormone. इसीलिए इसका नाम hyperthyroidism है या thyrotoxicosis है. So you will have elevated thyroid hormone, T3 T4 का लेवल बढ़ा हुआ होगा. ठीक है. अब इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है that are Graves disease, मल्टाइनोड्यूलर ग्वाइटर एंड ऑटोनोमसली फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल, यानी पूरा थायराइड ग्लैंड है, इसमें नोड्यूल बन गया एंड इट इज फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली. इसमें अभी हम देखेंगे वो कौन सी सिचुएशंस हैं, बट इसमें से दबा के T3 T4 बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं टॉक्सिक एडिनोमा. सो या तो बंदे को ग्रेव डिजीज है, या मल्टाइनोड्यूलर ग्वाइटर है, या फिर हाइपर फंक्शनिंग ऑटोनोमसली एक्टिव नोड्यूल है थायराइड में. थायराइडाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड इज मोर कॉमन इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर रेलेवेंट वायरल इन्फेक्शन अकर्स सच एज इन नॉर्थ अमेरिका. वरना यूजुअली ये 3-4 कॉजेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए
कि थायराइड के हाइपर फंक्शनिंग की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं. सो इफ यू लुक एट द टेबल हियर, so these are the causes of thyrotoxicosis and their relative frequency. So grave disease, you see, is the most common one. 76% of all the hyperthyroid patients are usually affected by Graves' disease. Then multinodular goiter, 14%, solitary thyroid adenoma, 5%. All of them are actually producing a lot of T3 and T4. Therefore they are called hyperthyroid conditions. ठीक है? Thyroiditis यानी inflammation की वजह से जो hyperthyroidism होता है, that is a very low percentage, and the rest are very very low. So TSH induced very very low, follicular carcinoma में बहुत कम, induced, iodide induced. So these are very small percentages causing thyrotoxicosis. The most common one is Graves. और exam में you don't have to forget the most common ones, because if you forget the most common ones, it gives a bad impression to the examiner. So हमने ये establish कर लिया कि थायराइड का पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा. 3 कंडीशंस, हाइपरथायराइड, हाइपोथायरॉइड एंड ग्वाइटर. अब हाइपरथायरॉइड हम पढ़ रहे हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस. इस पेशेंट की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं? कॉमन कॉजेज यहाँ लिखी हुई हैं, ग्रेव्स, मल्टीनोड्यूलर एंड सॉलिटरी एडेनोमा विच इज ऑटोनॉमसली फंक्शनिंग. Then how do you approach this patient? The clinical assessment. The clinical manifestation of thyrotoxicosis are shown in this table. अभी देखते हैं बॉक्स में. And an approach to differential diagnosis is given in this particular figure. इसको भी देखते हैं. The most common symptoms, अब हम बात कर रहे हैं, रिमेंबर, हाइपरथायरॉइडिज्म की या थायरोटॉक्सिकोसिस की. उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है वेट लॉस. If somebody tells you that I am losing weight and this is not intentional, यानी मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रहा, मैं कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे मैं कहूँ कि मैं जानबूझ के वजन कम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरा वजन कम हो रहा है, then you think about some problem कि भाई क्यों वेट लॉस हो रहा है. So weight loss with a normal or increased appetite, खा भी दबा के रहा है, वजन भी कम हो रहा है. Heat intolerance, गर्मी हद से ज़्यादा लग रही है, एक ऐसे रूम टेम्परेचर पे जिसके बाकी लोगों को गर्मी नहीं लग रही, यहाँ गर्मी लग रही है. Palpitations, दिल धड़कना, tremor, irritability, tachycardia, pulmonary erythema, lid lag, these are all common signs and symptoms associated with hyperthyroidism. अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हाइपरथायरॉइडिज्म के सारे पेशेंट्स का ग्वाइटर ही हो, यानी बड़ा हुआ थायराइड हो. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी. Not all the patients have palpable goiter, but experienced clinicians can discriminate the diffuse soft goiter from the Graves' disease goiter. All causes of thyrotoxicosis can cause lid retraction, यानी lids ऐसे ऊपर हो जाती हैं, upper lid, and lid lag due to potentiation of sympathetic innervation of the levator palpebrae muscle. So levator palpebrae muscle is innervated by sympathetic stimulation by the thyroid hormones, and it is contracted, and the lid is, it is lagged upward. But only Graves' disease causes the features of ophthalmopathy. Important point है, ophthalmopathy के features हैं तो it's Graves' disease. Okay? पेरिऑर्बिटल एडिमा इसमें शामिल है, कंजक्टिवल इरिटेशन, एक्सॉप्थेल्मस, डायप्लोपिया, डबल दिख रहा है. अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो इट इज़ गुड पॉइंटर टुवर्ड्स ग्रेव्स डिजीज. प्रीटिबियल मिक्स्ड एडिमा एंड रेयर थायराइड एक्रोफेसी आर ऑल्सो स्पेसिफिक टू ग्रेव डिजीज. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है क्लिनिकली, बिकॉज इफ यू आर लुकिंग एट द पेशेंट इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन, देन यू शुड नो कि व्हाट आर द फीचर्स दैट यू हैव टू लुक फॉर. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट डील कर रहे हैं तो कॉमन सिम्टम्स हैं वेट लॉस डिस्पाइट नॉर्मल और इंक्रीज एपेटाइट, हीट इंटॉलरेंस, पाल्पिटेशन, डिस्निया, फटीग, इरिटेबिलिटी, इमोशनल, ये सब हम देख चुके हैं. ऊपर भी टेक्स्ट में लिखा हुआ था, यहाँ टेबुलेटेड फॉर्म में दोबारा है. साइंस क्या होंगे? वेट लॉस जो आपको नजर आएंगे. सिम्टम्स और साइंस आपको पता है ना बेसिकली क्या होते हैं. ट्रेमर, हिलता हुआ हाथ, पाल्मर एरिथमा, हाथ में लाल लाल, पाम में साइनस टैकीकार्डिया, लिड रिट्रैक्शन, लिड लैग. दीज आर वेरी कॉमन विद थायरोटॉक्सिकोसिस. देयर आर सो मेनी अदर साइंस एंड सिम्टम्स एज वेल which are less common, but there is a long list. You see, osteoporosis, diarrhea, steatorrhea, angina, ankle swelling, anxiety, इसमें क्या नहीं है यार, हर चीज़ है. And then rare ones. तो अगर आप ये common symptoms miss कर दोगे, then that's a problem. बाकी तो आप कुछ भी कहोगे तो वो फिट हो ही जाना है कहीं ना कहीं, right? So thyrotoxicosis, common clinical features, you must know them. Now, what are the investigations? So you get a patient in your clinic, डॉक्टर साहब मेरा वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है, मुझे गर्मी बहुत लग रही है, हाथ में आपने देखा पाल्मर एरिथमा है, ट्रेमर्स है, टैकीकार्डिया. यू आर थिंकिंग कि ये पेशेंट शायद थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट है. आप ज़ाहिर कोई ना कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करोगे. सो द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन आर सीरम, T3, T4 एंड TSH. ये तीनों मिला के मैंने आपको बताया कहलाता है थायराइड फंक्शन टेस्ट. If abnormal values are found, the test should be repeated and abnormality confirmed in view of likely need of prolonged medical treatment or destructive therapy.
तो एक दफ़ा अगर टेस्ट डी रेंज्ड आते हैं तो आपको दोबारा ये टेस्ट करवाने, वन टाइम रेपिटेशन इज इंपॉर्टेंट. Okay, so you don't make a diagnosis just on one time deranged values. In most patients, serum T3 and T4 are both elevated, but T4 is in the upper part of the reference range and T3 is raised, which is what we call T3 toxicosis, about 5% of the patients में. सीरम TSH इज अनडिटेक्टेबल. देखें, ये कॉमन सेंस बात है. अगर T3 T4 के लेवल्स बढ़े हुए होंगे तो TSH के लेवल कम होंगे. दैट्स द रिफ्लेक्स नेगेटिव फीडबैक. तो इसी तरह का प्रोफाइल आपको दिखता है थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट्स में कि T3 T4 लेवल्स आर अप, TSH लेवल्स आर डाउन. ओके. Now, serum TSH is undetectable, which means very low values in primary thyrotoxicosis, but values can be raised in very rare syndrome or secondary thyrotoxicosis caused by a TSH producing pituitary adenoma. Now, this should make sense to you. देखें, how does it work? कि यू हैव पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज हो रहा है और TSH जाके कहाँ काम कर रहा है, थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड से क्या निकल रहा है, T3 एंड T4. नाउ इफ़ यू हैव अ प्राइमरी डिसऑर्डर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एडिनोमा है, से फॉर एग्जांपल, या ग्रेव्स डिजीज है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है और इस इंट्रिंसिक प्रॉब्लम की वजह से T3 T4 की वैल्यू बढ़ रही है. ये T3 T4 की वैल्यू TSH को जाके नेगेटिवली ब्लॉक करेगी, इनहिबिट करेगी. ये तो है प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस का मसला. लेकिन अगर अब एक सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूँ, इस सिनेरियो में लेट्स चेंज द कलर. इस सिनेरियो में व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज एन एडिनोमा इन द पिट्यूटरी व्हिच इज रिलीजिंग TSH. अब ये TSH जाएगा थायराइड ग्लैंड पे, यू विल हैव मोर T3 एंड T4. ये T3 एंड T4 जाएंगे इसको नेगेटिवली शट डाउन करने, लेकिन नहीं कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पे एक एडिनोमा मौजूद है. इट इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ TSH, सो इट विल से गो अवे. I am not going to be suppressed by the negative feedback because I am producing a lot of TSH. बात समझ में आती है? So, अगर secondary thyrotoxicosis है, जिसका मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर पैथोलॉजी नहीं है बल्कि पैथोलॉजी अप इन द पिट्यूटरी है, तो सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस में TSH लेवल परसिस्टेंटली हाई होंगे और T3 T4 लेवल्स भी हाई होंगे. Is that clear? It's a very important clinical situation, okay? So you have to understand this. Right. So when biochemical thyrotoxicosis has been confirmed, यानी आपको levels मिल गए T3 T4 के up high levels मिल गए, further investigation should be undertaken to determine the underlying cause. T3 और T4 के level जब आपको बड़े हुए मिल गए, ये मल्टीपल चीज़ों में बढ़ सकते हैं ना, मैंने आपको बताया. इट कैन बी बिकॉज ऑफ ग्रेव्स, इट कैन बी बिकॉज ऑफ मल्टीनोड्यूलर ग्वायर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, एडिनोमा और कैंसर. दे कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर इंक्रीज T3 एंड T4. तो पहले आपने ये इस्टेब्लिश कर लिया, पेशेंट आया आपके पास विद सिम्टम्स, हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस, ये सब चीज़ें. आपने थायराइड प्रोफाइल किया, कंफर्म कर दिया थायरोटॉक्सिकोसिस को. अब उसका कॉज क्या है, और कॉज करने के लिए वी डू डिफरेंट टेस्ट. सो फॉर एग्जांपल, वी कैन मेजर TSH receptor antibodies, radioisotope scannings, and other imaging techniques. Okay, other non-specific abnormalities are also common, and ECG may demonstrate. So ECG is an important test when you are doing workup for thyroid patient, because thyroid gland से T3 T4 निकल रहा है, it has metabolic effects. Radioiodine uptake tests measure the proportion of isotope that is trapped in the whole gland but have been largely superseded by 99 technetium scintigraphy scans, which also indicate trapping, are quicker to perform with a low dose of radioactivity. The basic idea is that this is the thyroid gland, you give this active molecule, it gets into the gland, and then you image it. So you get images something like this, you see. So for example, if there is an adenoma, the whole gland, इसमें वो radioactive molecule trap नहीं हुआ, सिर्फ एक localized area में हो गया. So you have an idea कि we are dealing with an adenoma. लेकिन अगर multiple nodule बन रहे हैं इस तरह के, then you know that we are dealing with a toxic multinodular goiter. और इस केस में पूरे का पूरा gland black नजर आ रहा है. So that's Graves' disease perhaps. और इसमें बिल्कुल low uptake है, कहीं ज़्यादा black नजर नहीं आ रहा. So that is simply low अपटेक थायरोटॉक्सिकोसिस. यानी आपको इस पेशेंट में T3 T4 लेवल्स तो हाई मिल रहे हैं, लेकिन आपको इमेजिंग स्टडीज में, शिंटिग्राफी में कोई ब्लैकिश एरिया नहीं मिल रहा. तो इसका मतलब ये है कि इट कैन बी ट्रांजिएंट थायरॉइडाइटिस और इट कैन बी एनीथिंग बट टॉक्सिक एडिनोमा नहीं हो सकता, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर नहीं हो सकता, ग्रेव्स नहीं हो सकता. बिकॉज इन तमाम कंडीशंस में द पेशेंट विल हैव बायोकेमिकली ब्लड में T3 T4 बढ़ा हुआ होगा और इनमें से कोई इमेज होगी. ओके, सो दैट्स हाउ यू डू द इमेजिंग स्टफ.
Now, how do you? Oh, there was an important paragraph. So the exogenous level, ये important चीज है. How would you identify? So this is a patient, for example, और ये patient exogenously T3 और T4 के tablets ले रहा है. And that is possible. बहुत से लोग लेते भी हैं वैसे भी thyroid hormones, weight loss वगैरह के लिए भी यूज करते हैं. So if there is exogenous levothyroxine, then it will suppress the pituitary TSH secretion and hence iodine uptake, serum thyroglobulin and release of endogenous thyroid hormone. So पूरा साइकिल चलेगा कि ये बंदा बाहर से लेवोथायरोक्सिन ले रहा है. अब अंदर का जो सिस्टम था जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड था, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकल रहा था बॉस? टीएसएच. टीएसएच कहाँ जाके काम कर रहा था? थायराइड ग्लैंड पे. और थायराइड ग्लैंड से फिर क्या निकल रहा था? T3 T4. तो ये T3 T4 जो आपके थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है इसको बोलते हैं एंडोजिनस T3 T4. और ये लेवोथायरोक्सिन जो आप बाहर से ले रहे हो ये कहलाता है एक्सोजिनस. तो पॉइंट ये है कि जो एक्सोजिनस थायरोक्सिन कंजम्पशन है उससे एंडोजिनस थायराइड के लेवल्स जो थायराइड हार्मोन के लेवल्स कम हो जाते हैं और टीएसएच का लेवल भी कम हो जाता है. क्योंकि स्टोरी ये है कि जब आप बाहर से लेवोथायरोक्सिन खाते हो, जब लेते हो एक्सोजिनस टैबलेट्स, तो वो जाकर के इस टीएसएच को सप्रेस करती हैं. अब टीएसएच कम निकलेगा तो T3 T4 लेवल भी कम हो जाएंगे. सो दैट्स द विशियस सर्कल विच हैपेंस इन योर बॉडी. सो अब जरा इस जुमले को दोबारा पढ़ें. द एक्सोजिनस लेवोथायरोक्सिन सप्रेसेस टीएसएच and ultimately the endogenous thyroid hormones are also suppressed. That's an important point. Okay. Now T4 to T3 ratio typically it is 30:1 in conventional thyrotoxicosis. यानी जब thyrotoxicosis प्रोफाइल देखें हैं तो T4 का भी लेवल बढ़ता है, T3 का भी लेवल बढ़ता है, लेकिन T4 का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, 30 times more than T3 levels. Okay. The T4 T3 ratio is increased above 70:1 because circulating T3 in factitious thyrotoxic. Factitious का मतलब है if somebody is inducing thyrotoxicosis by taking levothyroxine. It is derived exclusively from the peripheral monoiodination of T4. So overall result ये होता है कि जो T4 के levels हैं they go super duper high, 70:1. So that is also one way of looking at it. कि अब आपके पास देखें ना 3 सिनेरियोज बन गए. मैं आपको बताता हूँ. ये 3 सिनेरियोज इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लो. मैं आपके सामने 3 पेशेंट्स रखूंगा और उन 3 पेशेंट्स में हम प्रोफाइल देखेंगे. सो से फॉर एग्जांपल यार कोई खाली जगह मिल जाए ना मुझे थोड़ी सी. लेट मी फाइंड समथिंग. चलो यही बना लेता हूँ. सो दैट इज पर्सन 1 एंड दिस इज पर्सन 2 एंड दिस इज पर्सन 3. ओके. ये जो पहला बंदा है इसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि द पर्सन हैज़, अच्छा ऑल ऑफ देम हैव thyrotoxicosis. ठीक है. All of them have thyrotoxicosis. This is primary thyrotoxicosis patient, this is secondary thyrotoxicosis patient and this is factitious. इन तीनों को अब हमें समझना है और देखना ये है कि लेवल्स ऑफ T3, T4 एंड TSH इन सारी कंडीशंस में क्या होंगे. ठीक है. तो ये अब एक इंपॉर्टेंट टेबल बनाने लगा हूँ और ये जो बुक मैं लिख रहा हूँ उसमें भी ये टेबल हम इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि आप इजीली इसको देख सकें और समझ सकें. कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होगा तब ये बात समझ में आएगी. देखो प्राइमरी हाइपर थायरॉइडिज्म में गेम आपको पता है. देयर इज पिट्यूटरी से निकल रहा है टीएसएच जा रहा है थायराइड ग्लैंड पे और थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है T3 और T4. सो प्राइमरी का मतलब ये है कि यहाँ थायराइड ग्लैंड में कोई नोड्यूल है. सो T3 T4 लेवल्स विल बी हाई और ये नेगेटिव फीडबैक से टीएसएच लेवल को क्या कर देंगे? लो. तो प्राइमरी में ये कंडीशन होगी. सेकेंडरी का मतलब ये है कि जो पिट्यूटरी है उसमें कोई ट्यूमर है, इट इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ टीएसएच. सो टीएसएच इज हाई, टीएसएच लेवल विल बी लो एंड बिकॉज टीएसएच इज हाई इट विल गो टू द थायराइड एंड T3 T4 लेवल विल बी हाई एज वेल. सही हो गया. अच्छा फैक्टिशियस में क्या होगा? फैक्टिशियस में ये होगा कि एंडोजिनस T3 T4 लेवल्स जो हैं दे कैन बी डाउन एंड TSH लेवल विल बी डाउन एज वेल. सो यू विल फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल. क्लिनिकली इसमें भी दिखेगा हाइपरथायरॉइडिज्म लेकिन प्रोफाइल वैल्यूज वाओ दैट्स अ गुड टेबल एक्चुअली. राइट. आगे चलते हैं. नाउ हाउ डू यू मैनेज द पेशेंट. और फिर मैंने फैक्टिशियस का आपको एक और इंपॉर्टेंट फीचर बताया कि उसमें T4 T3 का रेशियो मोर देन 70:1 हो जाता है एज कम्पेयर टू 30:1 इन नॉर्मल सिनेरियो जब थायरोटॉक्सिकोसिस डेवलप होता है. सो दैट्स अ ट्रू थायरोटॉक्सिकोसिस एंड दैट्स अ फैक्टिशियस थायरोटॉक्सिकोसिस. ओके. नाउ मैनेजमेंट. हाउ डू यू मैनेज दीज पेशेंट्स? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इस पेशेंट का करना क्या है. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉज. क्योंकि अगर ग्रेव्स है तो आप अलग तरह से उसको ट्रीट करोगे, अगर एडेनोमा है तो उसको अलग तरह से ट्रीट करोगे ना. नॉन सेलेक्टिव जनरली भी कुछ चीज़ें देते हैं. बीटा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी बीटा ब्लॉकर्स देने ताकि टैकीकार्डिया वगैरह कंट्रोल हो, सच एज प्रोप्रेनॉल 160 मिलीग्राम्स डेली और नेडोलॉल 40 to 80 milligrams daily. With it will alleviate but not abolish the symptoms in most the patients within few days. 1-2 दिन में सेट हो जाता है. बीटा ब्लॉकर्स should not be used for long term
एंड थायरोटॉक्सिकोसिस, देखो आप ये जो बीटा ब्लॉकर दे रहे हो ना, इससे आप थायरोटॉक्सिकोसिस को एड्रेस नहीं कर रहे हो, इससे आप कार्डियक इश्यूज को एड्रेस कर रहे हो। थायरोटॉक्सिकोसिस अगर ग्रेव्स की वजह से, तो आपको ग्रेव्स को एड्रेस करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। but are extremely useful beta blockers की बात हो रही है। In short term, while patients are awaiting hospital consultation following the iodine 131 therapy, verapamil may also be used as an alternative to beta blockers, such as BAS patients को अस्थमा होता है, so beta blockers can actually aggravate the situation. So ऐसी conditions में आप verapamil भी use कर सकते हैं, calcium channel. Now, but usually is only effective in improving tachycardia and has little effect on other systemic manifestation of thyrotoxicosis. Beta blocker is a good drug. Atrial fibrillation in thyrotoxicosis, that's a serious issue. Atrial fibrillation occurs in about 10%. It's a large number of patients with thyrotoxicosis. The incidence increase with age. So that almost half of all the males with thyrotoxicosis over 60 are affected. Half, 50% with increasing age. Moreover, subclinical thyrotoxicosis is a risk factor for atrial fibrillation. And atrial fibrillation can cause death. Characteristically, the ventricular rate is little influenced by digoxin but responds by adding a beta blocker. Thromboembolic events can happen, so there are serious cardiac effects, guys. Atrial fibrillation, important, okay? Now, thyrotoxic crisis, which is also known as thyroid storm. This is a rare situation, but it happens. So, because it happens, we have to study. It's a life-threatening, rare but life-threatening complication of thyrotoxicosis. The most prominent signs are fever, agitation, delirium, tachycardia, atrial fibrillation. अब मसला ये है कि थायराइड डिजीज का ये जो पेशेंट है जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी सीवियरिटी को आइडेंटिफाई करें कि ये कितना सीवियर है। अब उसको सीवियर करने के लिए कोई स्केल होना चाहिए, और वो स्केल ये रहा। द स्केल इज Birch-Wartofsky scoring system. So what you do is you obviously measure the temperature of the patient, you check the central nervous system, the GI system, cardiovascular system, you check for atrial fibrillation, you check for congestive heart failure and precipitant history. तो अगर ये सारी चीज़ें आप चेक कर रहे हैं, इनको भी स्कोर दिया जाता है। अगर बंदे का टेम्परेचर 37 से कम है 0, अगर 40 से ज़्यादा है डिग्री सेंटीग्रेड, then the score of 30. ऐसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर बंदे झटके मार रहा है या कोमा में है तो सीवियर मार्क करेंगे और 30 का स्कोर वो अचीव करेगा। नाउ जीआई सिस्टम में अगर अनएक्सप्लेन्ड जॉन्डिस है तो इट्स अ सीवियर इन्वॉल्वमेंट, 20 का स्कोर। सो डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की कंडीशन क्या है, हो सकता है कि जो पेशेंट आपके पास थायरोटॉक्सिकोसिस का आया है उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो तो यू काउंट 0 फॉर टेम्परेचर, उसमें कोई सीएनएस सिम्टम ना हो, यू काउंट 0 फॉर सीएनएस, कोई जीआई सिम्टम ना हो, यू काउंट 0 फॉर जीआई। अगर ये और फिर आखिर में ये सब ऐड करने 0 + 0 + 0 या 30 + 30 + 30 या 30 + 10 + 5 व्हाटएवर, जब आप स्कोर को ऐड कर लेंगे, अगर कम्युलेटिव स्कोर 45 से ज़्यादा आता है then the likelihood of being in a condition of thyrotoxicosis crisis is very very high. So this is a severe patient. Okay, and less than 25 अगर इस पूरे का स्कोर आता है then there are no crisis. So ये जो crisis है इसको कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा स्कोरिंग सिस्टम गाइज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ओके, पेशेंट शुड बी, अगर कोई क्राइसिस में है तो पेशेंट शुड बी rehydrated, given proper nolol, either orally or maybe intravenously. Sodium iodate will restore the serum T3 levels to normal within 48 to, so these are the management guidelines. Now this is a radiographic contrast medium that not only inhibits, हम इसकी बात कर रहे हैं sodium iodate की, it not only inhibits the release of thyroid hormones, because that's what we want. We have T3 and T4 levels very high, so we want to inhibit them, but it also reduces the conversion of T4 to T3. Okay, dexamethasone is an important player in the management of these patients, and amiodarone, they almost have similar effects. Oral carbimazole should be given to inhibit the synthesis of new thyroid hormones. So you are blocking the thyroid release, you are blocking new synthesis of thyroid hormones. After 10 to 14 days, patient can usually be maintained on carbimazole alone. Wow, beautiful डिस्कशन जो भी हमने किया, आई सो लाइक इट यार, मुझे पसंद आया ये डिस्कशन। और आई डोंट नो आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म। मैंने आपको बताया थायराइड प्रेजेंटेशन
तीन तरह से हो सकती है। नंबर 1 hyperthyroidism, नंबर 2 hypothyroidism, and number 3 goiter. We are done with hyperthyroidism. We'll see each other in the next video, hypothyroidism. Till then, take care of yourself. My name is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures.